अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांज़ेब। कहा जाता है कि जब एक शेर अपना शिकार अधूरा छोड़ देता है या उसका पेट भर जाता है ना, तो फिर जंगल के दूसरे गोश्तखोर जानवरों के दरमियान उस बची हुई खुराक पर एक शदीद और खौफनाक जंग शुरू हो जाती है, जो जानवरों में दर्जा बदर्जा जारी रहती है। भाई यहाँ तक कि शिकार की हड्डियों में मौजूद गूदा तक निकाल के खा लिया जाता है। और उस छोड़े हुए शिकार के दावेदारों में सबसे पहले नुमाया लकड़ बकड़ की टोली होती है, जो अपनी तादाद के बलबूते पर अकेले शेर को भी भागने पे मजबूर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर भेड़ियों का नंबर आता है, जो अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क की वजह से छोटे जानवरों को भगाकर शिकार पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि गीदड़ और छोटे गोश्तखोर जानवर वो इन बड़ी लड़ाइयों का फ़ायदा उठाकर खामोशी से अपना हिस्सा निकालते हैं। और आखिर में फिर गिद्ध आते हैं, जो गिरे हुए शिकार को आसमान से देखकर ही खूब शोर मचाना शुरू कर देते हैं और अपनी इस हरकत से वो दूसरे जानवरों को शिकार की जानिब मुतवज्जा करते हैं, ताकि आखिर में उन्हें हड्डियों से गूदा निकालने में आसानी हो। वैसे क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो भी एक ऐसे ही जंगल के उसूल पे चल रहा है, जहां इख्तियार के बचे कुचे हिस्से पर सियासी अशराफिया ये लकड़ बकड़, भेड़ियों, गीदड़ों और गिद्धों की तरह हमला आवर होती है। और अब इनमें से कौन किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये फिर आपने मुझे अपने कमेंट्स में लिख कर बताना है। लेकिन जनाब, गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और उनके हवारियों ने जो ड्रामा रचाया ना, उसने एक मरतबा फिर मौजूदा निज़ाम का बदनुमा चेहरा वो बेनकाब करके ही छोड़ा है। लेकिन इससे भी बढ़कर इस लड़ाई में कुछ ऐसे शगुफे फूटे हैं जिससे मुल्क की साख और ये जो हसास मामलात हैं ना, इन पर मुल्क की पोजीशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान ही पहुंचा है, जिसका मैं आगे चलकर इसी व्लॉग में जिक्र करती हूँ। लेकिन जनाब, असल में जो सारा खेल है ना, वो हिस्से की तकसीम का है, जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर आज़ाद कश्मीर में खेला है, और जिसके लिए ये जो दोनों पार्टियां हैं ना, ये सेमी ट्विन्स बनी हुई थी, यानी कि ऐसे दो धड़ जिनके दिल इमरान खान के बुग़्ज़ में आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक जान दो कलब होते हैं। अब लूटे हुए माल की तकसीम का वक्त आया है ना, तो ये देखें कि ये एक दूसरे पर छुरियां चाकू तेज करने में मसरूफ़ हैं, मगर इस जालिमाना खेल में जीत वो इन दोनों में से किसी की भी हो। तल्ख़ हकीकत तो देखें हमारे सामने यही है ना, कि इसका खमियाजा वो हर सूरत में, हर हालत में उन मुतासरीन ने भुगतना है जिनकी जान, माल और इज्जत इस खेल में दाव पर लगी हुई है। लेकिन मजाल है कि इसके एहसास का शायबा इनको छूकर भी गुजरा हो। अब देखें ना कि 27 तारीख की शब जब मीरपुर और रावलाकोट में लाशें गिर रही थी, उस वक्त रेडियो पाकिस्तान का जो एक्स अकाउंट है, उससे एक खबर नशर की गई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में फ्रांस और स्पेन के जंगलों में लगी आग पर गहरे दुख का इजहार किया है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि अपने मुल्क में लोग गोलियों का निशाना बन गए, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर जल रहा है, और इससे बेखबर और ला ताल्लुक़ हमारे वज़ीर आज़म वो जनाब फ्रांस और स्पेन में लगी आग पर अफसरदा है। हालांकि अगर आप देखें ना, तो इंटरनेशनल मीडिया इन खबरों से भरा पड़ा है। अब ये अल जज़ीरा ने 20 मुजाहिरीन जाम बहक होने की खबर चलाई, बरतानवी अखबार गार्डियन ने कम से कम 30 हलाकतें रिपोर्ट की, और तो और छोड़ें आप सब, ये पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला है ना, इनका जो न्यूज़ चैनल है उस पर 20 कैजुअल्टीज़ के टिकर चले हैं। लेकिन भाई वज़ीर आज़म को लबकुशाई की तौफीक नहीं हुई, और यही वजह है कि फिर अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका में पाकिस्तान की जो साबिक सफ़ीर हैं मलिहा लोधी, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान की जो ये पोस्ट थी, इसको रीपोस्ट करते हुए पूछा कि क्या कश्मीर क्रैकडाउन में जाम बहक होने वालों पर कोई दुख नहीं है, तो अब ये दुख हो भी कैसे? क्या दुख का इजहार करके या मुदाखलत करके वज़ीर आज़म ने अपनी नौकरी या अपने हिस्से से हाथ धोना है? अच्छा, फिर इसी नौइयत की बेहिसी का मुजाहरा मरियम नवाज और उनके 9 रत्नों की जानिब से सामने आया, जो गिरती हुई लाशों पर जीत के झंडे लगाकर जश्न मनाते रहे। बल्कि मरियम नवाज ने तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ गुर्राते हुए शेर की आवाज़ पोस्ट की, और फिर जो रही सही कसर थी ना, वो बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और इनके हवारियों के दरमियान होने वाली नूरा कुश्ती ने पूरी कर दी। और सितम बलाए सितम ये कि फिर इसका ड्रॉप सीन भी हो गया और सब राजी खुशी पुरानी तनख्वाह पर आ गए, जो कि देखे ना कि फिर एक संगीन मजाक है, जिसको देखकर कुछ पत्थर दिल भी शायद अपने जज्बात पर काबू न रख सके। मगर जनाब, इन सख्त दिल हुक्मरानों के लिए तो ये मामूल की कार्रवाई है। तो आगाज में करती हूँ ज़रा राना सनाउल्लाह के बयान से। वो कहते हैं ना कि
ऊंट जब भी मुंह खोलता है तो या तो वो किकर के कांटे खाता है या कोई बेढंगी सी आवाज़ निकालता है। तो अब राना सनाउल्लाह ने मुंह खोला है और कश्मीर में होने वाली जो कैजुअल्टीज़ हैं उनका दिफा करते हुए उल्टा इन्होंने पाकिस्तान को ही चार्जशीट किया है। मौसूफ का कहना यह है कि कश्मीरी मुजाहिरीन में ऐसे लोग शामिल हैं जैसे हमने दूसरे ममालिक में लड़ने के लिए तैयार किए थे, लेकिन अब वो हमारे गले पड़ चुके हैं। अब आप जरा इस बयान की संगीनी का अंदाजा लगाएं कि वजीर आजम का सियासी मुशीर वो कह क्या रहा है, ये जानते हुए कि अभी इंडिया ने पाकिस्तान पर जो हमला किया था उसने बहाना यही बनाया था ना कि पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने पहलगाम में हमला किया है। तो अब आप ज़रा खुद फैसला कर लें कि क्या ये कश्मीर जैसे हसास मसले पर पाकिस्तान की तर्जुमानी है या फिर इंडिया की। अच्छा, और ऐसे भोंडे बयान की भाई आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जाहिर है कि किसी भी तरह कश्मीर में होने वाली कैजुअल्टीज़ को जो जस्टिफाई करना था। अच्छा, फिर ज़रा आप बिलावल भुट्टो की सुने जो कि इसको एक दूसरी ही एक्सट्रीम पर ले गए। वो कहते हैं कि ये लाशें गिराना दरअसल ज़ोर ज़बरदस्ती से हुकूमत चोरी का मंसूबा है और इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने यहाँ तक दावा किया है कि मेरे पास इस बात के वीडियो सबूत हैं कि मरहला वार इलेक्शन का फैसला भी इसी धांधली के लिए किया गया था। अब देखिए, अगर बिलावल भुट्टो की ये बात दुरुस्त है तो फिर इस फैसले के वक्त वो क्यों भीगी बिल्ली बनकर इस मंसूबे का साथ दे रहे थे? देखें, इससे तो फिर यही अखज़ किया जा सकता है ना कि उस वक्त धांधली में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मर्जी का शेयर देने का यकीन दिलाया गया होगा, वरना क्या अपने खिलाफ कोई धांधली का इंतज़ार करता है? शायद फिर अब यही वजह है कि इनके दिल के फपोले फूट रहे हैं और जिससे उठने वाली टीसें वो इतनी शदीद हैं कि बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि रियासत को कौमी मफाद नहीं बल्कि नून लीग का मफाद अजीज़ है, जिसकी वजह से रियासत आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बनाने पर तुली हुई है। और फिर बिलावल भुट्टो को ये भी याद आ गया कि भाई कश्मीर में तो 30 दिन से इंटरनेट भी बंद है। अच्छा, इससे भी बड़ा फिर लतीफ़ा ये हुआ कि बिलावल भुट्टो ने ये बात आज़ाद कश्मीर के जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म है ना फैसल राठौड़, उनको अपने पहलू में बिठा कर ये बात की और फिर ये धमकी भी लगा दी कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी जरदारी का बेटा हूँ, मीर मुर्तज़ा और मीर शाहनवाज का भांजा हूँ, लिहाजा हमें मजबूर न किया जाए। तो अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि मीर मुर्तज़ा पर तो अल जुल्फ़िकार तंजीम बनाने का इल्ज़ाम था ना, जिसने मुसल्लह कार्रवाइयाँ की थी। अब क्या बिलावल भुट्टो संजीदगी से रियासत को धमकी दे रहे थे? तो ये बात फिर चंद घंटों बाद ही वाज़े हो गई और उन्हें एहसास हो गया कि चोरी के बाद सीना जोरी तो हो सकती है, लेकिन सीना को भी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो अब ये एहसास कैसे हो गया? हाँ, तो ये समझने के लिए फिर अब आप एक लतीफ़ा सुन लें, क्योंकि बात चोरी से शुरू हुई थी। तो कहते हैं कि चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक लड़के के वालिद को थानेदार ने बुलाकर पूछा कि आप अपने बेटे की सही तरबियत आखिर क्यों नहीं करते? तो बाप ने जवाब दिया, मैंने कमबख्त को बहुत समझाया मगर ये हर बार ही पकड़ा जाता है। तो लगता है कि अब बिलावल भुट्टो भी ऐसी ही पकड़ में आ गए हैं, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी के जिन मुजाहिरीन को वो दोपहर के वक्त सियासी हुकूक की जिद्दोजहद करने वाले नाराज नौजवान करार दे रहे थे ना, और नून लीग की हुकूमत बनाने के लिए उनके कत्लेआम की मनसूबाबंदी का पर्दा चाक कर रहे थे, लेकिन चंद घंटे भी अभी नहीं गुजरे थे कि बिलावल भुट्टो की पार्टी के वजीर आजम फैसल राठौड़ ने ही उन्हें डिसओन कर दिया, जिनकी जानिब से एक बयान जारी हुआ कि मुजाहिरीन फसादी हैं, असले से लैस हैं और मजीद ये कि मुजाहिरीन जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे सिक्योरिटी एहलकार अपने दिफा में कार्रवाई पर मजबूर हो जाएं। और फिर ये भी कि कश्मीर में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात किसी अचानक पेश आने वाले वाक़े का नतीजा नहीं, बल्कि कई हफ्तों से तैयार की गई एक बाकायदा मनसूबाबंदी का हिस्सा है। यानी कि वही बात जो वफाकी वुज़रा कर रहे थे। इस बात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म ने भी इंडोर्स कर दिया और मुजाहिरीन के जानी नुकसान को सेल्फ डिफेंस में जस्टिफाई करने की कोशिश की। यही वजह है कि फिर रात गए बिलावल भुट्टो से भी आपने देखा होगा कि टीवी इंटरव्यूज़ दिलवाए गए, जिसमें आपने ये देखा कि भाई उनकी तो बिल्कुल वो टोन ही बदली हुई थी और वो दिन में की हुई अपनी ही बातों की खूब क्लैरिफिकेशंस पेश करते हुए नजर आए कि मैंने रियासत का नाम लिया, इस्टेब्लिशमेंट का नहीं कहा। मगर जब उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई गई ना कि आप तो जिन मुजाहिरीन को शहीद कह रहे हैं, आपके वज़ीर आज़म तो उनको फसादी कहते हैं, जबकि वज़ीर आज़म के मातहत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी दाखिला उन्हें वो फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं। तो इस पर फिर मजबूर होकर बिलावल को कहना पड़ा कि फैसल राठौड़ का बयान वो गैर जिम्मेदाराना है। तो भाई ये है वो डबल फेस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाकर अपना हिस्सा वसूल करना चाहती है, मगर एक दिन भी आपने देखा कि अपनी बात पर ये खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सके। यानी कि एक तरफ बिलावल भुट्टो के इनकलाबी बोल बचन,
और दूसरी तरफ हर रियासती इकदाम पर फैसल राठौड़ के ठप्पे। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मालिकान को पसंद नहीं आया। अच्छा, इसी वजह से राना सनाउल्लाह ने ये पेशगोई भी कर दी है कि फैसल राठौड़ अपनी सीट से भी नहीं जीत सकेंगे। भाई शायद यही कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से कहा जाता है ना कि मैंडेट चोरी करने के बावजूद नून लीग का हाल उस चोर जैसा है जिससे जज भरी अदालत में यह पूछता है कि तुम्हें 4 आदमियों ने चोरी करते देखा, फिर तुम क्यों इनकार करते हो? तो चोर ने बड़े ही एतमाद से, कॉन्फिडेंस के साथ ये जवाब दिया कि जनाब, मैं आपको ऐसे 400 आदमी बता सकता हूं जिन्होंने मुझे चोरी करते हुए देखा ही नहीं है। तो अब मरियम नवाज ने भी कुछ ऐसा ही फरमान जारी किया है जिसका मफहूम ये है कि अगर पीपल्स पार्टी का GB में जीतना दुरुस्त है तो हमारा कश्मीर में जीतना कैसे गलत हो गया। लिहाजा बिलावल भुट्टो को कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। वाह, क्या सोलेहा ने दुरुस्त बात की है। लेकिन भाई वज़ीर आला पंजाब ने ये नहीं बताया कि इससे उनकी मुराद कौन सी आवाम है। क्या वो आवाम जिसने 2024 के इलेक्शन में उन्हें फॉर्म 47 का सेहरा पहनाया, या वो आवाम जिससे उनकी जमात इस रिजेक्शन का मुसलसल हिसाब ले रही है? क्योंकि उनका फरमान ये भी था कि वो जब भी कश्मीर के अवाम के पास गईं, उन्होंने हमसे पंजाब वाली सहूलतें मांगी, लेकिन पंजाब वाली सहूलतों के लिए 2.5 साल सर फेंक कर मेहनत की गई है, ये रातों रात नहीं मिली। अब जनाब, मेहनत तो वाकई की गई है और इसमें शक नहीं है, और पंजाब हुकूमत ने कहा यह जाता है कि मैंडेट देने वालों को ऐसी ऐसी सहूलतें दी हैं जिसकी कोई दूसरी मिसाल भी नहीं है। मसलन एक सहूलत के ज़रिए आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में क्रश किया गया, और ऐसी ही दूसरी सहूलत के तहत बताया यह जाता है कि TLP का सफाया किया गया। और हालात को देखते हुए लगता यह है कि ऐसी ही सहूलत अब कश्मीर में भी चाहिए। शायद इसीलिए कहा जाता है कि नून लीग मैंडेट देने वालों को ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि कल अदम एक्शन कमेटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये आपस में मिले हुए हैं, और इस तंजीम को पीपल्स पार्टी की शय हासिल है ताकि महाजरीन की नशिस्तें खत्म हों और कश्मीर पर रियासत का कंट्रोल कमजोर पड़े। लिहाजा आप हमें मौका दें, हम पंजाब की तरह आपको डिलीवर करके देंगे। और शायद यही वजह है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का विरद करने वाले बिलावल को शिकस्त के बाद मरियम नवाज ने मशवरा ये दिया है कि अवाम का वोट हासिल करने के लिए अपने बयानिए पर तवज्जो दें। बहरहाल भाई, अब ये दोनों जमातें जो है ना, ये जो भी बयानियां अपनाएंगी, इनकी नूरा कुश्ती वो तो आपके सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है? देखें, फिर गाली तो उन्हीं को पड़ती है ना जो इनके पीछे खड़े हैं, जिसकी वजह से रियासत का हाल भी वो उस थानेदार जैसा हो गया है जो अपने सिपाही से पूछता है कि तुमने चोर को गिरफ्तार कर लिया? तो सिपाही कहता है कि जनाब, चोर तो गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान मिल गए हैं। तो थानेदार फौरन पूछता है कि कहाँ हैं? तो सिपाही निहायत कर्ब में कहता है, जी मेरे गाल पर। तो रियासत भी ऐसी ही उंगलियों के निशानात जमा करती रहे। हो सकता है ना भाई, हो सकता है कि अगली तरमीम में इन निशानों की ज़रूरत पड़ जाए, जिसके हवाले से खबरें ये हैं कि पूरा का पूरा जो मुसवदा है ना वो तैयार है और मरहलावार लाने का प्रोग्राम है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमरान खान की, जिनके खौफ से दरअसल ये नूरा कुश्ती ये जारी व सारी है, लेकिन अब उनके साथ रवां रखे गए सुलूक की गूंज वो एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में सुनाई दी गई है। अब टॉर्चर के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा एलिस एडवर्ड्स ने 2 दिन पहले इमरान खान की कैद तन्हाई को मैंडेला एक्ट की खिलाफवर्जी करार दिया। फिर गुज़िश्ता रोज़ इसी नुमाइंदे ने बुशरा बीबी की हालत ज़ार पर भी तशवीश का इजहार किया, मगर हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि इमरान खान को उनकी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी। अच्छा, इसके बरक्स अब इमरान खान की बहनों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो तेज़ हो गई है, और अलीमा खान के बारे में कहा जाता है कि 11 अगस्त को सज़ा सुनाई जा सकती है, जबकि नौरीन खान के खिलाफ NCCIA ने उनके पुराने इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर पीका एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर दिया है। और मुकदमे के मतन में कहा गया है कि नौरीन नियाजी ने पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिससे रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करने और सरासीमगी फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन खैर, इस मुकदमे पे अपना रद्द अमल देते हुए नौरीन खान का कहना यह था कि उनका ज़िंदगी में कभी ट्रैफिक चालान भी नहीं हुआ, और ये उनके खिलाफ ज़िंदगी की पहली FIR है, जिसकी वजह उनके ख्याल में कानून की हुक्मरानी का खात्मा है। जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिस पर चाहते हैं FIR काट देते हैं। जबकि अपने बेटे हसन नियाजी के हवाले से उन्होंने फिर ये बावर कराया कि मेरा बेटा जेल में है और उसको अपील का हक
حق نہیں ہے، لیکن کلبھوشن یادو جس نے ہزاروں پاکستانیوں کو مارا اس کو اپیل کا حق ہے۔ اچھا، اب اس صورتحال میں 5 اگست کے احتجاج کی پاکستان تحریک انصاف نے کال دے رکھی ہے، اور اس حوالے سے اب مراد سعید کا ایک بیان آیا ہے جو فی الوقت آپ کے علم میں ہے کہ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ ٹولے نے پاکستان کو جس آگ میں جھونک دیا ہے، اب پاکستانی عوام کو حوصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ایک ایک کر کے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، یا ایک ہی بار اور متحد ہو کے اس افریت سے نجات حاصل کرنی ہے، جس کے لیے مراد سعید کے خیال میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح کا تہیہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے لیے نکلیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے اور رجیم کا سامنا کریں گے۔ تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ ان بیانات پر عمل کے لیے کیا لاہ عمل طے کیا جاتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اور جو کور کمیٹی ہے نا، اس کا ایک مشترکہ اجلاس بھی ہوا، جس کے اعلامیے میں عمران خان کے حقوق کی فراہمی کے مطالبات تو کیے گئے، لیکن احتجاجی تحریک کے لیے اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مؤثر، منظم اور بھرپور عوامی اور سیاسی لاہ عمل کا اعلان اتحادی جماعتوں کے ساتھ مکمل مشاورت کے بعد ہی کیا جائے گا۔ اب یہ مشاورت کب ہوگی تو یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جلسے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور ذرا پولیس اسٹیٹ کے ایک اور کارنامے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس بار پولیس کا نشانہ ملک کا چیف لا آفیسر بنا ہے۔ جی ہاں، میں اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور ایوان کی بات کر رہی ہوں۔ جو رپورٹ ہوتا ہے کہ عام طور پہ عدالتوں میں حکومت کی جانب سے پولیس کے سیاہ کارناموں کا دفاع کرتے ہیں، لیکن اب وہ خود بھی اس پولیس گردی سے محفوظ نہیں رہے۔ تو ہوا یہ کہ پولیس 27 جولائی کو دیواریں پھلانگ کر ان کے گھر میں داخل ہو گئی، اور وہاں موجود ان کے سٹاف کو پھر ہراساں کیا گیا، اور پھر جاتے ہوئے اپنے ساتھ CCTV کیمروں کا ریکارڈ بھی لے گئے۔ اور پھر جب اٹارنی جنرل کو پتہ چلا تو دیکھیں یقیناً انہوں نے پھر اوپر رابطے کیے ہوں گے۔ اچھا، جس کے بعد پھر فوٹیج ڈیلیٹ کر کے پولیس نے DVR تو واپس کر دیا، لیکن یہ وضاحت پیش کی کہ چھاپا غلط ایڈریس پہ پڑ گیا، کیونکہ پولیس کے مطابق اٹارنی جنرل کے ساتھ والے گھر میں جرائم پیشہ افراد کی اطلاع تھی، لیکن غلطی سے وہ اٹارنی جنرل کے گھر داخل ہو گئے۔ اب اگر سوچے نا کہ کوئی عام شخص ہوتا تو شاید یہ خبر تو باہر بھی نہ آتی، لیکن بااثر ہونے کی وجہ سے پولیس نے SHO سمیت 11 پولیس اہلکاروں کو معطل کر کے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے۔ مگر بھئی SHO تو پھر بھی اتنے حضرت ثابت ہوئے کہ انہوں نے عبوری ضمانت بھی کروا لی۔ تو یہ حال ہے پنجاب پولیس کا، جس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ رجیم کے مخالفین اور عام آدمی کے خلاف اسے کھلی چھوٹ حاصل ہے، تاکہ کسی بھی اختلافی رائے کو اٹھنے سے پہلے ہی دبا دیا جائے، جس کی وجہ سے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ عام لوگوں کی جان، مال اور عزت تک غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ لیکن اب رجیم کے یہ بڑے ہوئے ناخن نہ خواص کو بھی زخمی کرنے لگے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑے حکومتی ڈاکے کی ذرا بات کرتے ہیں، اور یہ ڈاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ڈالا گیا ہے۔ اب 17 جولائی سے اب تک پیٹرول میں 2 معمولی کمیوں کے باوجود 25 روپے فی لیٹر بڑھا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 65 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ جبکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ گزشتہ رات جب قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا نا، تو عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت وہ بھی اتنی ہی تھی جتنی 17 جولائی کو تھی، یعنی کہ $88 فی بیرل، جبکہ اس دوران قیمت نے $83 کی کم ترین سطح کو بھی ٹچ کیا۔ لیکن آپ ذرا حکومت کی چال بازی تو دیکھیں کہ قیمت 17 جولائی کے لیول پر واپس نہیں گئی، جبکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر عالمی قیمتوں کو دیکھ کر تعین کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پھر یہ ہے پرائز ڈی ریگولیشن پالیسی کی حقیقت، جو عالمی قیمتوں پر ڈال کر عوام کو نچوڑنے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ جبکہ وزیر اعظم وہ تو اب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو 3 سال پہلے انہوں نے کی تھی۔ جی ہاں، وزیر اعظم نے گزشتہ روز کابینہ کی کمیٹی برائے یہ جو توانائی ہے اس کا اجلاس طلب کیا، جس میں وزیر اعظم کے رائٹ ہینڈ پر احد چیمہ، پھر فائنینشل وزارڈ محمد اورنگزیب، ارسطو اعظم احسن اقبال اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے شرکت کی، جس میں وزیر اعظم نے ملک میں یہ پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے کی بات کی ہے۔ اب پتہ نہیں بھائی کہ وزراء اپنے گھروں کی ٹینکیوں میں پیٹرول ذخیرہ کریں گے، کیونکہ ذخائر بڑھانے کا اب تک کوئی منصوبہ بھئی وہ تو ہمارے سامنے آیا ہی نہیں نا۔ لیکن جناب اس سے بھی آگے ایک لطیفہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم نے ریفائنریز کی اپ گریڈیشن پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ تو دیکھیں اب ہماری ریفائنریز یہ کتنی اپ گریڈڈ ہے، تو یہ میں اپنے گزشتہ ولاگ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اب بھی ملک کی ضرورت کا زیادہ تر پیٹرول اور ڈیزل یہ ریفائنڈ حالت میں باہر سے ہی امپورٹ کیا جاتا ہے،
کیونکہ ہماری ریفائنریز وہ پرانی ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے ایک خاص حد سے زیادہ یہ پروڈکٹس یہ ریفائن نہیں کر سکتی، جس کا نتیجہ یہ کہ خام تیل کے مقابلے میں پاکستان کو یہ فنشڈ پروڈکٹس یہ کم از کم $20 زیادہ مہنگی پڑتی ہیں۔ اب ہمارے وزیر اعظم گزشتہ 4 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کاغذوں پر ہونے والی پیش رفت کا وہ جائزہ ہی لے رہے ہیں، اور اس نالائکی کی سزا وہ عوام بھگت رہی ہے۔ اچھا، اب ایسی ہی نالائکی اور نااہلی کی ایک مثال وہ سندھ کی بھی ہمارے سامنے آئی ہے، جس کے مطابق گزشتہ 1 دہائی میں سندھ میں HIV یعنی کہ ایڈز پھیلنے کے 4 بڑے واقعات سامنے آئے ہیں، لیکن آج تک اس کے روک تھام کی کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں بنائی جا سکی، جس کے تحت یہ انفیکشن کنٹرول، سرنجز کے محفوظ استعمال، بلڈ سکریننگ اور نجی کلینکس کی نگرانی کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جا سکے۔ اب 2016 میں لاڑکانہ میں، جی ہاں، پیپلز پارٹی کے سیاسی مرکز لاڑکانہ میں ڈائلیسس کے مریضوں میں HIV کی منتقلی کا ایک بڑا واقعہ سامنے آیا، جس کے بعد سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی اور متعلقہ نظام پر سنگین سوالات اٹھے اور بعض بلڈ بینکس کے خلاف کارروائی بھی کی گئی، یعنی کہ بلڈ بینکس میں رکھا گیا خون بھی انفیکٹڈ تھا، لیکن کچھ عارضی اقدامات کے علاوہ کوئی ریفارم نظر نہیں آئی۔ پھر 2019 میں ایک بڑا آؤٹ بریک سامنے آیا، جس میں 1000 سے زائد افراد وائرس کا شکار ہوئے، جن میں اکثریت وہ بچوں کی تھی۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی وجہ استعمال شدہ سرنجز اور غیر محفوظ انجیکشنز تھے، جس کے بعد پھر نومبر 2025 میں یہ وریکا ہاسپٹل کا واقعہ پیش آیا، اور یہ سلسلہ یہ اب بھی جاری ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح مئی 2026 میں گنبٹ انسٹیٹیوٹ میں 2 درجن سے زائد ایڈز سے متاثرہ بچوں کو لایا گیا۔ پھر ان تمام واقعات میں جو 3 وجوہات وہ مشترکہ طور پہ سامنے آئی ہیں، اس میں سرنجز کا دوبارہ استعمال، انفیکشن کنٹرول میں خامیاں اور ریگولیٹری نظام کی کمزوریاں شامل ہیں، اور اس حوالے سے اب تک کوئی دور رس اصلاحات وہ نہیں لائی گئی ہیں، اور یہ سلسلہ یہ اب بھی جاری ہے۔ تو یہ ہے وہ قیمت جو اس استحصالی نظام کی وجہ سے عوام ادا کر رہی ہے، جس میں بدقسمتی سے دور دور تک بہتری کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن جب بات اقتدار کی آتی ہے تو ان کٹ پتلیوں کا رد عمل دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ خیر، آخر میں اب میں میاں محمد نواز شریف کی بات کرتی ہوں، جنہیں بالآخر جاب مل گئی ہے اور انہیں لاہور ہیریٹیج ایریا ریوائول بورڈ کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے، جہاں وہ لاہور کی ثقافت کی بحالی کا فریضہ انجام دیں گے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں۔ البتہ دعا یہ ہے کہ لاہور کی ثقافت کا موجودہ جمہوریت والا حال نہ ہو، کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو وطن واپس لاتے ہوئے بھی جمہوریت کی بحالی کا نعرہ ہی لگایا گیا تھا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔